जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके की क्लास चैप्टर बाय चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पूरी इफोर्ट रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें, क्योंकि जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी बिहार पुलिस के लिए आपको काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अभी आज हम चैप्टर लेके आए हैं ध्वनि। ध्वनि चैप्टर, ध्वनि को ही साउंड कहते हैं। समझ लेना है कि ध्वनि चैप्टर से, ध्वनि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ध्वनि से क्या पूछा जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ध्वनि से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को समझेंगे और ध्वनि क्या होता है इनको समझेंगे। ध्वनि को समझने से पहले हमको ये समझ लेना होता है कि ध्वनि एक तरंग है। क्या है? ध्वनि एक तरंग है और इन तरंगों को समझने से पहले ये तरंग होते क्या है ये समझ लीजिए। तो तरंग जो होता है, तरंग होता है जिसको हम कहते हैं, कभी कभी आप ऐसे भाषा में आप सुने होंगे कि तरंग जो है हिलकोरा, हिलकोरा जैसे पानी के सतह पर आप पत्थर बिकते होंगे तो ये ऐसे ऐसे करके ये हिलकोरा चलता होगा। या किसी चीज को अगर दो चीज यहाँ से यहाँ तक बंधी हुई तो इसको हिलाते हैं तो ऐसे ऐसे ये हिलता होगा। ठीक है, यही वेव्स को हम तरंग कहते हैं। ठीक है, और ये ध्वनि में भी वेव्स होता है, उन्हीं को समझेंगे। तो सबसे पहले हम तरंग को समझते हैं कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तरंग जो होते हैं, तरंग को हम वेव कहते हैं अंग्रेजी में। तरंग जो होते हैं ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, तीन प्रकार के सॉरी तरंग जो होता है यांत्रिक और अयांत्रिक होता है। यांत्रिक और अयांत्रिक होता है। यांत्रिक तरंग को हम अंग्रेजी में मैकेनिकल बोलते हैं और अयांत्रिक को नॉन मैकेनिकल बोलते हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंग होते हैं, तरंग जो होते हैं ना, वेव्स जो है ना, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यांत्रिक और एक होते हैं अयांत्रिक। इसी को हम मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल के नाम से जानते हैं। अब ये जो मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल वेव को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग आपका है अनुप्रस्थ, एक अनुप्रस्थ है और एक है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य को हम समझेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। किसमें अनुप्रस्थ तरंग होती है और किसमें अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अर्थात कहने का मतलब है ये ट्रांसवर्स वेव होता है और ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। अर्थात कहने का मतलब है कि कुछ वेव ऐसे होते हैं जो मैंने अभी बताया कि कुछ वेव होते हैं जो माध्यम के कणों के समांतर गमन करते हैं और कुछ वेव ऐसे होते हैं जो माध्यम के कणों के लंबवत गमन करते हैं। इसलिए इस आधार पर इसको दो भाग बना दिए गए हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। यांत्रिक तरंग के ही दो टाइप्स हैं, आप ध्यान कर लें। यांत्रिक तरंग के ही दो टाइप्स हैं, एक अनुप्रस्थ है और एक अनुदैर्घ्य है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में किसके आधार पर बनाया गया है? तो ये आधार लिया गया है आपका गमन के आधार पर। गमन जैसे करेगा उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाएगा। तो माध्यम के कणों के अगर लंबवत गमन करता है तो उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और अगर वही समांतर में गमन करेगा तो हम उसको कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। अब अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे में जैसे मान लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है, तो कोई चीज मैंने अभी बताया है कि कोई रस्सी हो या यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है। अब बंधा हुआ है तो जब हम इसको ऐसे हिलाते हैं तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगा। अब मूव करता है तो इसी मूव को हम क्या कहते हैं? तरंग उत्पन्न हुआ, यानी कंपन। एक तरह से कहिए अपनी भाषा में कंपन हुआ। क्या हुआ? कंपन। तो कंपन होने में क्या होता है कि ये नीचे जो आया एक ऊपर गया, तो नीचे वाले को हम गर्त बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब यही गर्त और शीर्ष को मतलब हम कंपन, इसी गर्त और शीर्ष को हम तरंग धैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग धैर्य। मतलब ये गर्त और शीर्ष को क्या कहेंगे? हम तरंग धैर्य कहते हैं। एक बार कंपन हुआ, गर्त में आया, फिर एक बार कंपन हुआ, शीर्ष पर गया, तो इस तरह से होता रहेगा। तो यही कंपन को हम क्या कहेंगे? तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया गया है कि गर्त जो है ना नीचे होता है या ऊपर, तो गर्त नीचे होता है और ऊपर शीर्ष जो है ना ऊपर होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कंपन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम
जब हम किसी तालाब में पत्थर को बीखते हैं तो उसका जो वेव होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसका वेव ऐसे होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये वेव जो है इस तरह से होता है और कभी कभी लंबवत भी होने लगता है। तो याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग जो है ना, अनुप्रस्थ तरंग ठोस में उत्पन्न होता है और द्रव के सतह पर उत्पन्न होता है। द्रव के सतह, द्रव के सतह और ठोस में उत्पन्न होता है। अर्थात माध्यम पूछ लिया जाता है कि कौन तरंगे द्रव के सतह पर उत्पन्न होता है या द्रव के सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंग कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग। और ठोस में उत्पन्न होने वाला तरंग कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है और अनुदैर्घ्य होता है। जब हम अनुदैर्घ्य बताएंगे तो अभी बता देते हैं। ऐसे जनरली द्रव में उत्पन्न अनुप्रस्थ नहीं होता है, गैस में अनुप्रस्थ उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन द्रव के सतह पर उत्पन्न होता है। द्रव के अंदर अगर पूछ दिया जाता है तो वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है। ठीक है, द्रव के सतह पर पूछा जाता है तो द्रव के सतह पर उत्पन्न होने वाले तरंग को हम कहेंगे अनुप्रस्थ, लेकिन द्रव के अंदर उत्पन्न होने वाले तरंग को हम अनुप्रस्थ नहीं कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है। एक प्रकार का कंपन है और कंपन जो लंबवत अगर हो माध्यम के कणों को तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपको अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुदैर्घ्य, हम अनुदैर्घ्य की बात करते हैं तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है ना, ध्वनि ये जो तरंग है ये अनुदैर्घ्य तरंग है और ये समांतर माध्यम के कणों के समांतर गमन करता है। कैसे गमन करता है? माध्यम के कणों के समांतर। तो वे कण जो पूछ लिए जाते हैं, वे कण जो माध्यम के कणों के समांतर अगर गमन करता है वे कौन से तरंग होंगे, तो वे अनुदैर्घ्य तरंग होंगे। ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग किस माध्यम में उत्पन्न हो सकता है, तो ये ठोस, द्रव, गैस, ठोस में भी उत्पन्न हो सकता है, द्रव में भी उत्पन्न हो सकता है और गैस में भी उत्पन्न हो सकता है। ये ध्यान रखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग सभी में गमन करते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग सभी में गमन नहीं करते हैं। ये गमन करता है सिर्फ ठोस में, लेकिन द्रव की बात करें तो द्रव के सतह पर होता है, द्रव के भीतर नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग कहाँ गमन करती है या कहाँ गमन नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो गमन से संबंधित अगर पूछा जाता है तो आप बिना हिचकिचाहट के जवाब दे पाएंगे। उसके बाद आपको हम बता दें कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो उत्पन्न, जो सभी माध्यमों में जो उत्पन्न होने वाला जो तरंग है वो कौन सा है, तो वो अनुदैर्घ्य होगा। सभी माध्यमों में उत्पन्न होने वाला तरंग जो होगा वो कौन सा होगा, अनुदैर्घ्य। वायु से उत्पन्न तरंग या भूकंप में उत्पन्न तरंग कौन सा होगा, तो अनुदैर्घ्य तरंग होगा। ठीक है, वायु से उत्पन्न तरंग और आपका भूकंप में उत्पन्न तरंग, भूकंप होता है तो उस समय कंपन ही होता है ना, तो वो कंपन कैसा होता है, वो कंपन आपका अनुदैर्घ्य होता है। कैसा होता है, अनुदैर्घ्य होता है। वही वायु अगर किसी चीज को हिलाती है तो कंपन होता है, तो उस समय का जो तरंग होता है, वायु में आपको पता है कि वायु में साउंड होता है। वायु जब कस के चलता है तो हवा जब कस के चलती है तो क्या होती है, साउंड आता है ना। तो जिसमें साउंड है इसका मतलब समझ जाइए कि वो अनुदैर्घ्य तरंग, क्या है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। तो मैकेनिकल वेव मैंने बता दिया। अब हम नॉन मैकेनिकल की बात करते हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। नॉन मैकेनिकल वेव जो है ये अयांत्रिक तरंग जो है ना, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग इसको हम कहते हैं। और इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होता। या आपसे पूछा जा सकता है कि अयांत्रिक तरंग जो है गमन करता है ठोस में, द्रव में, गैस में, किसी में भी नहीं। यानी कहने का मतलब है इसको माध्यम की जरूरत होता ही नहीं है। क्या होता है, इसको माध्यम की जरूरत नहीं होता। यानी कोई भी माध्यम नहीं, निर्वात में भी चल सकता है। जैसे कहने का मतलब प्रकाश तरंग, अगर प्रकाश ऊपर चलता है सूर्य से तो कौन से माध्यम से होकर गुजरता है, तो निर्वात से होकर गुजरता है। अर्थात वहां पे कोई माध्यम नहीं रहता है, ना ठोस रहता है, ना द्रव रहता है, ना गैस रहता है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से तरंग है, तो ऐसे रेडियो तरंग है और एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें जब गमन करती है तो उसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। उसी तरीके से आपका
प्रकाश तरंग जब गमन करती है तो उसे माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद है आपका रेडियो तरंग जब गमन करता है तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम क्या होता है ये समझ लीजिए, कोई भी वस्तु से अगर गुजरे तो उसी को माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लोहा है और लोहा से अगर साउंड यहाँ से यहाँ अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, माध्यम है। और इसीलिए यही कारण है कि हम अंतरिक्ष में किसी के बात को नहीं सुन पाते हैं। अंतरिक्ष में किसी की बात को नहीं सुन पाते क्योंकि वहां माध्यम नहीं होता है, वायु की जरूरत होती है। वायु एक माध्यम है ध्वनि को गमन करने के लिए, वायु एक माध्यम है ध्वनि को गमन करने के लिए। इसलिए वहां पे वायु है नहीं अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में वायु ना होने के कारण हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे लेकिन सुन नहीं पाएगा। उसके लिए आपको किसी न किसी ठोस की जरूरत होगी और ठोस पर बोलिएगा तब जाके उसके कानों में जाएगा। इस तरह से किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है और माध्यम के बिना हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वायु का देन है कि आप तक, आपके कानों तक पहुंचा रहा है। नहीं तो अगर यहाँ वायु शून्य कर दिया जाए, निर्वात कर दिया जाए तो आप सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि ध्वनि जो है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंग गमन करने के लिए, अनुदैर्घ्य तरंग गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, या ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य तरंग सभी में गमन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ ठोस में गमन करते हैं, लेकिन द्रव की सतह पर गमन करते हैं। द्रव के अगर भीतर कहेगा तो वो कौन सा तरंग हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे थे अयांत्रिक तरंग की। तो अयांत्रिक तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है होता है, प्रकाश तरंग होते हैं, उसके बाद रेडियो तरंग होते हैं, एक्स किरणें होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपका अयांत्रिक तरंग है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि अयांत्रिक तरंग क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आपसे अगर भूकंप का तरंग पूछता है तो भूकंप तरंग होगा आपका अनुदैर्घ्य तरंग, और वायु से उत्पन्न तरंग क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग की हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके बाद आपका पराबैंगनी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, दृश्य किरणें ये सारे के सारे जितने भी बता रहे हैं सब विद्युत चुंबकीय अर्थात नॉन मैकेनिकल होगा, नॉन मैकेनिकल होगा। ठीक है, नॉन मैकेनिकल का मतलब अयांत्रिक तरंगे हैं। गामा किरणें हो गया, एक्स किरणें हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गया, दृश्य किरणें हो गया, अवरक्त किरणें हो गया, लघु रेडियो हो गया और दीर्घ रेडियो। ये सारे के सारे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या नॉन मैकेनिकल या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग। तो इन सभी से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे जवाब देने से थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। अगर सही बेसिकली नहीं पढ़े होते हैं तो जनरली हम लूसेंट क्या देखते हैं, लूसेंट में वही चीज देखते हैं जो हमारे काम का होता है, और जो हमारे काम का है वही हम वीडियो में सिर्फ रख रहे हैं। इसलिए जब भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि मेरा भी एग्जाम होगा तो उस समय हमको रिवाइज करना होगा तो हम इसी वीडियो से रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली हमको बुक पढ़ने में बहुत समय लगेगा, अब बुक पढ़ नहीं पाएंगे उतना। और अगर हम वीडियो को सारा को अगर एक बार देख जाएंगे, अभी क्लास के जरिए आपको हम बता दिए हैं, उसके बाद अगर हम एक बार देख जाएंगे तो 100% है कि उससे आने वाले प्रश्न हमारा छूटेगा नहीं। यही बात है, बस यही हमारा पूरा का पूरा व्यू है कि हम किसी तरीके से इसको खत्म कर दें, और खत्म करने के बाद आपका झंझट खत्म हो जाएगा। पूरा लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वीडियो देखने की जरूरत होगी। जितनी भी चैप्टर बना होगा वीडियो एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा सारा। तो हम बात कर रहे थे गामा किरणें की। जो गामा किरणें होता है इसकी खोज बैकुलर ने किया था। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि गामा किरणें की खोज किसने किया था, तो गामा किरणें की खोज बैकुलर किया था। या इससे पूछा जाता है कि किस किरणें की, किस नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणें की होती है। और जो हम अभी बताए हैं कि गामा किरणें, एक्स किरणें, उसके बाद है पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो, ये सारे के सारे एक प्रकार से सजा हुआ है वेधन क्षमता के अनुकूल। मतलब सबसे ज्यादा गामा का होगा, उससे कम एक्स का होगा, उससे कम आपका हो जाएगा पराबैंगनी का, दृश्य का, फिर अवरक्त का, फिर लघु रेडियो का और सबसे कम दीर्घ रेडियो का। तब पूछा गया है एग्जाम में कि किस का सबसे कम है और किस का सबसे ज्यादा है, या
इसके वेदन क्षमता के अनुकूल आप इसको सजाएं। तो आप जब सजाएंगे तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसका जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के अनुकूल आप इसको सजा सकते हैं। और या अगर इसी में दो तरीके के सवाल पूछा जाता है, एक तो वेदन क्षमता माने भेदने की क्षमता, वेदन क्षमता कहलाता है क्षमता मतलब कैपेसिटी। एक कैपेसिटी पूछता है, एक आवृत्ति पूछता है। तो आवृत्ति और कैपेसिटी एक दूसरे के विपरीत है। आवृत्ति और कैपेसिटी एक दूसरे के विपरीत है, मतलब आवृत्ति जिसमें ज्यादा होगी वेदन क्षमता उसमें कम होगी, वेदन क्षमता जिसमें ज्यादा होगी उसमें आवृत्ति कम होगी। अर्थात कहने का मतलब एक है ये है कि अगर हम गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक बता रहे हैं तो इसका मतलब गामा किरणें की सबसे कम आवृत्ति होगी। ठीक है, आवृत्ति और वेदन क्षमता एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप अगर इस तरह से ये ध्यान रखेंगे कि गामा किरणें की सबसे ज्यादा होती है, फिर एक्स किरणें की होती है, फिर पराबैंगनी किरणें की होती है, फिर दृश्य किरणें की होती है, फिर उसके बाद अवरक्त किरणें की होती है, लघु तरंगे होती है, उसके बाद दीर्घ तरंगे होती है। तो ये वेदन क्षमता के अनुकूल सजा हुआ है। तो आप आवृत्ति के अनुकूल बड़ा सबसे बड़ा दीर्घ तरंगे होंगे, उसके बाद हो गए लघु तरंगे। इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं। तो इससे सवाल पूछे गए हैं, बीपीएससी हो, एसआई हो, बिहार पुलिस हो, यानी एडी किसी भी एग्जाम में ये पूछा गया है, रेलवे हो यानी एसएससी हो, सभी में पूछे गए हैं ध्वनि से। और सबसे पूछा जाने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि आपसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य पूछेगा, कोई जरूरी नहीं कि ध्वनि में कौन सा तरंग होता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको मतलब किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। हर तरीके से अगर आप चैप्टर के अनुकूल टैलेंटेड है तो ऑप्शन में वहाँ टिक लगाने में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि वेदन क्षमता के अनुकूल आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। इतना बात तो ध्यान हो ही गया होगा। अब बीच में वाली थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बीच वाले ध्यान रखने के लिए आप देख लीजिए कि इधर एक्स किरणें है, उसके बाद पराबैंगनी किरणें आता है। पराबैंगनी किरणें क्या होती है? तो पराबैंगनी किरणें जो है, पराबैंगनी किरणें जो हमें सेव कर रहा है ओजोन परत, आप समझे होंगे। और बाद आप अगर पराबैंगनी किरणें की बात करते हैं तो पराबैंगनी किरणों को भी समझ लीजिए। जब ऊपर से सूर्य के प्रकाश से जब ये पराबैंगनी किरणें चलती है तो हमारे यहाँ हमारा जो रक्षा करने वाला है एक परत है, वायु की परत, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत। ठीक है, अब ये ओजोन परत हमारी इस किरणें से हमें रक्षा कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब है पराबैंगनी किरणें को ट्रांसवर्ट कर दे रहा है। मतलब जैसे ही इस ओजोन परत पर पड़ता है ये ऊपर की ओर मतलब मतलब बदल जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है ये। अब परावर्तित न होने से क्या हो सकता है? तो ये सीधा अगर पृथ्वी पर आ जाए तो कैंसर हो सकता है, यानी किसी भी जीव पर अगर ये पड़ जाए तो त्वचा कैंसर हो सकता है। इसीलिए ये हमारी रक्षा कर रहा है। पराबैंगनी किरणें एक घातक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें एक घातक किरणें हैं। और जो हमें जिससे हमें कौन रक्षा कर रहा है? जिससे हमें ओजोन परत रक्षा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं तो ये ध्यान रखने में मदद मिलेगा कि पराबैंगनी किरणें होता है। और पराबैंगनी किरणें जो है तीसरे नंबर पर है किसके? वेदन क्षमता के अनुकूल। ठीक है, उसके बाद आता है दृश्य किरणें। दृश्य किरणें का प्रयोग हम देखने के लिए करते हैं। अब कहाँ प्रयोग किसका होता है ये थोड़ा सा पूछा जाता है। तो वेदन क्षमता इसका सबसे ज्यादा है और इसका प्रयोग जो है अलग अलग कामों में, कई तरह से कामों में किया जाता है। उसके बाद आपको हम बता दें कि चिकित्सा के लिए अगर कोई प्रयोग किया जाता है तो ये तो आपको सबको पता है कि एक्स किरणें, एक्सरे सुने होंगे, एक्सरे सुने होंगे। तो एक्सरे का प्रयोग उसमें एक्स किरण होता है और वही एक्स किरण आपको एक्सरे का प्रयोग, जैसे किसी का हड्डी टूट गया हो, किसी का हड्डी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया हो तो वो हड्डी को छेद नहीं पाता है, मतलब हड्डी को मतलब मांस को वो छेद कर निकल जाता है लेकिन हड्डी को नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका इमेज आ जाता है। तो एक्स किरणें का प्रयोग हम लोग करते हैं चिकित्सा में। ठीक है, चिकित्सा में प्रयोग किसको करते हैं? एक्स किरणें का। उसके बाद है बैक्टीरिया मारने के लिए हम आपको पराबैंगनी किरणें का भी प्रयोग किया जाता है। किसको मारने के लिए? बैक्टीरिया मारने के लिए। वही आपका है दृश्य किरणें का प्रयोग आपको वस्तु देखने के लिए, कोई भी दृश्य देखना है तो दृश्य किरणें का प्रयोग करेंगे। अवरक्त किरणें का प्रयोग सेकाई में करते हैं। कुहारा फोटोग्राफी, ये पूछा गया है कि कुहारा में फोटोग्राफी लेना है तो कौन सा किरण का प्रयोग करेंगे? तो अवरक्त किरण का प्रयोग करें। हाँ, वही कुहासा
कुहासा या कोहरा उसी को ना कहते हैं, जब कोहरा लग गया तो कुहासा लग गया। तो कुहासा में अगर मान लो धुंधला धुंधला दिख रहा है तो उस समय आपको फोटो लेना है, तो फोटो साफ कैसे आएगा, तो अवरक्त किरणें का प्रयोग करेंगे। मतलब एक प्रकार का लाइट होता है, जो लाइट में अवरक्त किरणें निकलती है, वो लाइट अगर जला देते हैं तो जो है फोटो जो है ना साफ आता है। उसके बाद टेलीविजन में प्रयोग हम किसका करते हैं, लघु तरंगे को और दीर्घ तरंगे का भी टेलीविजन में प्रयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा सा खोजकर्ता का भी नाम याद रखेंगे। खोजकर्ता में बेकुलर है जो गामा किरणें का खोज किया है, रोंटगेन है जो एक्सरे का खोज किया है, रीटर है जो पराबैंगनी का खोज किया है, ठीक है, पराबैंगनी का खोज किया है, और उसके बाद है दृश्य का न्यूटन। तो मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ ताकि ध्यान रहेगा। सबसे पहले ये बताइए कि होता कौन कौन है किरण। तो होता है गामा किरणें होती है, ठीक है, उसके बाद होता है एक्स किरण होता है, उसके बाद पराबैंगनी होता है, और उसके बाद होता है दृश्य होता है, अवरक्त होता है, उसके बाद लघु होता है, लघु रेडियो जिसको हम कहते हैं लघु रेडियो, और उसके बाद होता है दीर्घ रेडियो। अब ये लघु रेडियो, दीर्घ रेडियो, ये सारे के सारे किसके आधार पर, वेदन क्षमता के अनुकूल सजा हुआ है, ठीक है। उस समय जब एग्जाम में पूछेगा तो उस समय गामा किरणें ना पूछ करके आपसे पूछ देगा कि पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें सजाइए कि इसके वेदन क्षमता के अनुकूल सजाइए, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में सजाइए। इसमें बीच में ही छोड़ दिया और यहाँ पे ये दोनों साथ में ले लिया, तो बीच में छोड़ दिया, उससे हमको मतलब नहीं। हमको पता है कि दृश्य के बाद ही अवरक्त आता है, इसीलिए ये ध्यान रखेंगे कि ये वेदन क्षमता में कम होगा और वेदन क्षमता में ज्यादा होगा। एक्स किरणें से शुरू कर देंगे। उसके बाद है यही आवृत्ति के अनुकूल पूछेगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अवरक्त हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका पराबैंगनी, उसके बाद मतलब 3 गो 4 गो कोई भी ले लेगा, ले करके आपको या तो वेदन क्षमता के अनुकूल पूछेगा या आवृत्ति सबसे ज्यादा यहाँ है और वेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणें में होता है। ये ध्यान, अगर 2 बातें ध्यान है तो सारे को जवाब देने में आसान होता है। दूसरी बात है कि इसका खोजकर्ता का नाम पूछा जाता है, तो खोजकर्ता का नाम, गामा का खोजकर्ता का नाम बेकुलर है, ठीक है, बेकुलर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसका है रोंटगेन, ठीक है। उसके बाद है रीटर है, उसके बाद इसका है न्यूटन खोज किया है, दृश्य किरणें की खोज न्यूटन किया है, अवरक्त किरणें की खोज कौन है, हर्शेल है, ठीक है। और इसको रेडियो तरंगे की खोज हेनरिक, ठीक है, दीर्घ का भी हेनरिक होगा, ठीक है। लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे दोनों का हेनरिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, हेनरिक ने खोज इसका किया। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये भी समझिए चिकित्सा के लिए होता है। एक्सरे का भी चिकित्सा के लिए करते हैं, यहाँ बैक्टीरिया मारने के लिए करते हैं, यहाँ वस्तु को देखने के लिए करते हैं, यहाँ रोगियों को सिकाई करने, या आपको और भी प्रयोग फोटोग्राफी लेने में करते हैं। भाषा में फोटोग्राफी, हाँ, लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे ये टेलीविजन में प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में, क्या वही दोनों है, टीवी में बोल दिया ना, टीवी टेलीविजन में दोनों तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं कि तरंग से पूछे जाने वाले कुछ शब्द हैं, उन शब्द को ध्यान में रखना है। तरंग जो होता है, ये जो है आपका, ये एक प्रकार का तरंग है, ये आपका तरंग है, ठीक है। तरंग इस तरह से गमन करता है, और गमन जब करता है तो सबसे ज्यादा जो, यानी कहने का मतलब है कि सबसे अधिक जो ऊंचाई गया, यही ऊंचाई को हम आयाम कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा जो गया वो तरंग की आयाम होगा। क्या होगा, तरंग की आयाम। तो इसमें क्या क्या शब्द पूछे जाते हैं, एक आयाम पूछा जाता है, आयाम, ठीक है। एक पूछा जाता है आपका आयाम के बाद तरंग धैर्य पूछा जाता है, तरंग धैर्य। उसके बाद एक आवृत्ति है, उसके बाद एक और है तरंग का वेग है। क्या है, तरंग वेग,
ठीक है। इसको हम ए से सूचित करते हैं, ध्यान रख लीजिए। इसको हम इसको लैम्डा से सूचित करते हैं, इसको हम एन से सूचित करते हैं, आवृत्ति को n से, और तरंग इसको दैर्ध्य हम v से। भी से सूचित करते हैं। ये बात ध्यान कर लेंगे, कभी कभी इससे पूछा गया है सवाल, इसीलिए ध्यान कर लेंगे कि हम आयाम a, इसको हम किसे सूचित करते हैं, ए से, इसको लैम्डा से, इसको एन से, और इसको v से। ठीक है। आयाम का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब कोई तरंग जो है गमन करता है तो सबसे ज्यादा जो ऊंचा जितना इसकी शीर्ष होगा या गर्त होगा, अगर गर्त ज्यादा है या शीर्ष ज्यादा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और यह गर्त और शीर्ष की दूरी जो होगी, मतलब मान लो कि गर्त और शीर्ष की दूरी इतना है तो इसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त और शीर्ष की दूरी को हम क्या कहते हैं? एक गर्त और एक शीर्ष की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से तरंगदैर्घ्य समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आयाम है और यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ ये गर्त हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये दोनों को मिलाकर इतना आ रहा है तो यही इसका तरंगदैर्घ्य है। क्या है इसका? तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य जो है ना, एक कंपन में तय की गई दूरी, मतलब 1 सेकेंड में कंपन किया गया दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 1 सेकेंड में अगर मान लीजिए जो भी एक कंपन में जो भी दूरी तय किया, एक कंपन में यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, तो इसका मतलब एक कंपन में तय किया गया दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंग। और आवृत्ति किसको कहेंगे? तो 1 सेकेंड में किया गया कंपन। 1 सेकेंड में किया गया कंपन को हम क्या कहेंगे? आवृत्ति। मतलब 1 सेकेंड में कंपन 5 बार कर लिया, एक बार 1 सेकेंड में 10 बार कंपन कर लिया, तो उसकी आवृत्ति उतनी ही होगी। ठीक है। बड़ा आवृत्ति और छोटा आवृत्ति, मतलब जितना बार जो ज्यादा करेगा उतना हाँ आवृत्ति होगा, उसी के अकॉर्डिंग आवृत्ति होगा। तो आवृत्ति समझ में आ गया होगा। आवृत्ति का मतलब होता है L/T। L/T। अब मान लो कि L अगर 50 है और T 2 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति कितना? 25 हो गया। 25 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 25 हर्ट्ज, HZ में हम नापते हैं इसको। आवृत्ति का मात्रक जो है ना हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज, HZ जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? HZ। तो यानी कहने का मतलब है कि कम समय में अगर ज्यादा लंबाई तय करता है तो इसका मतलब क्या है? उसकी तरंग की आवृत्ति बड़ा है। ठीक है। तरंग की आवृत्ति क्या है? ज्यादा है। और तरंग की आवृत्ति किस पर डिपेंड करता है? उसके लंबाई पर। किस पर डिपेंड करता है? उसके लंबाई। लंबाई ज्यादा होने से क्या होगा कि तरंग की आवृत्ति अधिक होगी। लंबाई अधिक होने से क्या होगी? तरंग की आवृत्ति अधिक। अर्थात लंबाई होने का मतलब है इसका आयाम बड़ा है, ये बड़ा आयाम आ गया, तो बड़ा आयाम आ रहा है तो इसका क्या है? इसकी आवृत्ति बड़ी ज्यादा होगी, इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। आयाम अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या है? इसकी आवृत्ति कम होगी। तो ये ध्यान रखना है कि आवृत्ति जो है ना इसके आयाम पर डिपेंड करता है। आगे समझ में, आवृत्ति किस पर डिपेंड करता है? आयाम पर। अब ये तरंग और आवृत्ति, इन सभी में एक रिलेशन होता है। पूछा जाता है कि क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन होता है वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने n गुने लेमडा, L गुने लेमडा। ठीक है। n गुने लेमडा होगा। क्या होगा? n गुने लेमडा को हम क्या कहते हैं? तरंग वेग कहते हैं। n गुने लेमडा को हम क्या कहते हैं? तरंग वेग। और कभी कभी पूछ दिया जाता है, एग्जाम में हम जाते हैं तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सही है, मतलब कौन सही है। तो एक तो ये लिखा रहेगा, ठीक है। दूसरा आपसे ये लिखा रहेगा कि V/N बराबर है लेमडा, V/N बराबर है लेमडा। अच्छा, तीसरा आपसे पूछेगा कि V/लेमडा बराबर है N। अब तीनों के तीनों सही है, तीनों सही है। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी रहेगा कि लेमडा बटे V अब बराबर N, ये भी रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। कोई बात नहीं, सुनाई दिखाई यहाँ दे रहा है ना, लिख रहे हैं सो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ यानी कहने का मतलब है कि ये ध्यान रखें कि V बराबर क्या होता है। अगर ये याद है तो आप ये क्या है, हमेशा N इधर आएगा तो नीचे रहेगा, या लेमडा भी रहेगा तो नीचे रहेगा, ऊपर लेमडा नहीं आ सकता है। ठीक है। तो ये अगर आपको याद है तो इसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। इससे पहले जो BSSC का CGL का हुआ एग्जाम, उसमें पूछा था कि कौन सही होता है, और ये ऐसे ही सेम टू सेम इसी तरीके से ऑप्शन बनाया था। तो ये अगर याद है तो इसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि वेग हमेशा ऊपर होगा और लेमडा क्या होगा? नीचे, या N क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है। ये बात ध्यान रहेगा तो गलती नहीं होगा। लेकिन बटा में होगा तो, नहीं तो गुना में होगा तो कौन किसका गुना होगा? लेमडा और N का। किसका गुना होगा? लेमडा और N। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सारे सवाल मतलब पूछे जाते हैं। और उस समय क्या करेगा? उस समय दे देगा कि लेमडा बराबर है NV।
ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद है एन बराबर है आपको एन लेमडा भी, ठीक है, लेमडा भी। तो ऐसे मतलब ऑप्शन बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। खाली ये रिलेशन अगर याद है तो आप जवाब दे पाएंगे। तो ये किसका किसका रिलेशन मैंने बताया, तरंग धैर्य, तरंग आवृत्ति, आयाम, ठीक है। आगे ना समझ में। अब हम बात करते हैं ध्वनि। अब तो ध्वनि चैप्टर पर हम पढ़ा रहे थे, ध्वनि से हमने तरंग पर चला गया। तो तरंग इसीलिए गए क्योंकि ध्वनि भी एक तरंग है और इसीलिए तरंग को बताना पहले जरूरी है। तो तरंग खत्म हो गया है, अब हम आपको ध्वनि बताएंगे। ध्वनि साउंड क्या होता है, साउंड जो है साउंड को हम इसके जैसा कि आपको बताए हैं कि इसकी आवृत्ति जो होती है साउंड में कभी कभी ज्यादा होती है आवृत्ति और कभी कभी कम होती है, ठीक है। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये जान लीजिए कि हर्ट्ज में हम आवृत्ति को मापते हैं। तो इसी हर्ट्ज के अकॉर्डिंग मतलब सभी साउंड में अलग अलग हर्ट्ज होते हैं, अलग अलग आवृत्ति होती है। अब जिस साउंड का आयाम ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आवृत्ति हो जाएगी। तो आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति हर्ट्ज जो है, आपको ध्यान रखेंगे कि हर्ट्ज के अनुकूल इसको साउंड को हम 3 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में? 3। ये साउंड जो है ना 3 तरह का है। एक होता है, ठीक है, अश्रव्य, अश्रव्य। एक होता है श्रव्य, ठीक है, श्रव्य। एक होता है पराश्रव्य, पराश्रव्य, ठीक है। 3 तरह का होता है, अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, ठीक है। श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है? तो इसके परास के अकॉर्डिंग, मतलब कहने का मतलब है कि इसके हर्ट्ज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। अगर 20 हर्ट्ज 20 HZ से अगर ये कम है तो ये अश्रव्य है। क्या है? अश्रव्य है। और अश्रव्य ध्वनि को मानव का कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ध्वनि मानव का कान सुन सकता है, तो अश्रव्य जो ध्वनि होती है मानव का कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। और एक मतलब UNO के द्वारा एक तय किया गया है कि मतलब एक नॉर्मल बातचीत जो है शोरगुल कितना होना चाहिए, तो 45 डेसिबल होना चाहिए। कितना? सॉरी, हाँ 45 डेसिबल में मापा गया है। डेसिबल में हम ध्वनि को हम डेसिबल में भी मापते हैं, याद रखिए, डेसिबल में भी मापते हैं। और इसकी आवृत्ति को हम हर्ट्ज HZ में मापते हैं। किस में मापते हैं? HZ में। ये ध्यान रखेंगे, ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में। लेकिन इसकी आवृत्ति HZ में मापा जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि 20 हर्ट्ज से नीचे अगर है तो 20 हर्ट्ज से नीचे है तो इसका मतलब आप नहीं सुन सकते हो, और ऐसे ध्वनि को हम अश्रव्य ध्वनि कहेंगे। या हम इसी को हम अश्रव्य के साथ साथ इसको हम बोलते हैं इंट्रासोनिक वेव। क्या बोलते हैं? इंट्रासोनिक वेव। मतलब इंट्रासोनिक वेव है ये ऑडिएबल वेव है और ये अल्ट्रासोनिक है, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ दिया जाता है कि कौन जो है इंट्रा है, कौन है आपका ऑडिएबल है और कौन आपका अल्ट्रासोनिक है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक पूछा गया कि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये चीज पूछ दिया गया। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आप खाली हिंदी में पढ़ के जाते तो अंग्रेजी में उस समय पूछेगा तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं। अब ये पता है कि ध्वनि 3 तरह का होता है, लेकिन आप अंग्रेजी देखवे नहीं किए या अंग्रेजी को नहीं सुने तो उस समय आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, इसको बोलते हैं ऑडिएबल और इसको इंट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। अब इंट्रासोनिक वेव जो होता है 20 हर्ट्ज के नीचे होता है, 20 HZ के नीचे होंगे उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव कहेंगे। और 20 HZ और 2000 20,000 हाँ 20 HZ और इतना के बीच को हम क्या कहेंगे? श्रव्य ध्वनि, ऑडिएबल, जो मनुष्य का कान सुन सकता है, जो मनुष्य का कान सुन सकता है। और उसके बाद है प्राश्रव्य तरंग। प्राश्रव्य तरंग जो है 20,000 से ऊपर वाले को हम प्राश्रव्य कहते हैं। और प्राश्रव्य तरंग भी मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सारे इन साउंड को सुन सकता है। प्राश्रव्य तरंग को ये सारे सुन सकते हैं, मतलब कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया। तो पूछा गया एग्जाम में कि चमगादड़ किस तरंग का प्रयोग अपने भोजन के शिकार करने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव अर्थात प्राश्रव्य तरंग, ठीक है।
अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए वो एक साउंड छोड़ता है, और जैसे ही वो साउंड आगे की ओर बढ़ता है, कोई भी शिकार अगर सामने पड़ता है तो उसको क्या कर देता है, उसके साउंड को मोड़ देता है। अब मोड़ने के बाद उसको पता चल जाता है कि आगे मेरा शिकार है, पटक से उसको पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब चमगादड़ जो होता है ना, उसके पास आंख नहीं होता, वो एक वेव से अपना शिकार पकड़ता है। मतलब ये कौन सा वेग उत्पन्न करता है, वो प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। और जैसे ही प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न करेगा कि आगे जा करके अगर कोई आगे सामने होगा तो सामने क्या होगा, सामने आपका जो है वेग जो है, कहने का मतलब ये है कि ध्वनि को हम बता रहे थे, ध्वनि जो होता है श्रव्य, प्रश्रव्य और अश्रव्य में बांटा गया है। किसके आधार पर, तो उसके आवृत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, आवृत्ति के आधार पर। 20 से कम वाले को हम बोलेंगे अश्रव्य, ठीक है, श्रव्य बोलेंगे 20 और 20,000 के बीच वाले को, और वही 20,000 से ऊपर वाले को हम, इसी को हम बोलते हैं इंट्रासोनिक, ऑडिएबल और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे। उसके बाद है कि कौन मनुष्य कान सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता है। तो मनुष्य का कान सिर्फ 20 से 20,000 तक सुन सकता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऑप्शन में कोई जरूरी नहीं कि आपका श्रव्य आया अश्रव्य, आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि 10,000 जो है, 10,000 हर्ट्ज मनुष्य कान सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, तो सुन सकता है, क्योंकि वो 20,000 के बीच में। 19 हर्ट्ज सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, तो नहीं सुन सकता है, क्योंकि वो 20 से कम न हुआ। ठीक है, वही है 30,000 सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, तो नहीं सुन सकता है, सिर्फ 20 से 20,000 के बीच वाला सुन सकता है। तो ऑप्शन किसी भी तरीके से बना सकता है। आप पढ़ के गए हो क्या, उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट बेसिस पढ़ना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितना सुन सकता है मनुष्य, और जब सुन सकता है तो उसके बीच में है तो समझ जाइए कि वो आपका आंसर होगा। तो मॉडरेट क्वेश्चन करने के लिए आप किसी भी तरीके से वो मतलब मॉडरेट कर सकता है, लेकिन आप जिस सवाल को पढ़ के गए हैं वही सवाल नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप समझ के नहीं गए हो। तो ध्यान रख लेंगे, इतना हर्ट्ज के बीच में कोई भी हो, 20,000 के बीच में 19,000 हो, 15,000 हो, या 10,000 हो, या आपका 21 हो, या 25 हो, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन बना सकता है मॉडरेट करने वाला। ठीक है, और प्रश्रव्य को नहीं सुन सकता है। चमगादड़ किसको सुन सकता है, प्रश्रव्य तरंग को। ठीक है, कुत्ता बिल्ली किसको सुन सकता है, प्रश्रव्य को। ठीक है, उसके बाद है कि प्रश्रव्य तरंग का प्रयोग हम गोताखोर भी करते हैं। गोताखोर क्या होता है, गोताखोर जैसे जो समुद्र के नीचे पता लगाना है किसी चीज को गहराई का, तो उस समय आपको गहराई पता करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, प्रश्रव्य तरंग पहले पता कर लेता है कि भाई ये कितना गहरा है, तो उसके लिए कौन सा तरंग यूज करेगा, तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करेगा। अल्ट्रासोनिक वेव के यूज करके पता चल जाएगा कि भाई कितना गहरा है, यहाँ हमको जाना है, क्योंकि गोताखोर अंदर जाने से पहले इसकी गहराई पता करता है, और गहराई पता हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑक्सीजन लेके जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा, मान लो अंदर ज्यादा चला गया और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। कुत्ता बिल्ली किसको सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकता है। ठीक है, श्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है, आदमी सुन सकता है। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है, तो आदमी नहीं सुन सकता है। याद रखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी मनुष्य अश्रव्य ध्वनि या प्रश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकता। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि आपको ध्यान रखना ये है कि चिमनी में कभी कभी क्या होता है कि काला पड़ जाता है, तो काला न पड़े उसके लिए एक वेव का यूज होता है। उसी वेव को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। क्या, किस वेव को प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि चिमनियों में भी प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए, जैसे दूध का बैक्टीरिया मारना है तो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। दूध का बैक्टीरिया मारने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि ध्वनि जो है कहाँ कहाँ चल सकता है। ध्वनि जो है कहाँ कहाँ चल सकता है। हाँ, तो चाल अब जहाँ चलेगा वही ना चाल बताएंगे, चलेगा वही ना चाल बताएंगे। तो ध्वनि जो है ना कहाँ कहाँ चल सकता है। अब ये देख लीजिए, ये ध्वनि जो है ना ठोस में भी चल सकता है, ठीक है, द्रव में भी चल सकता है, ठीक है, द्रव में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है। मतलब इसका ये हुआ कि ध्वनि सभी माध्यमों में गमन कर सकता है। ध्वनि सभी माध्यमों में गमन कर सकता है, लेकिन
सब माध्यम में गमन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सब जगह इसका चाल सेम ही होगा। इसका स्पीड माध्यम के अकॉर्डिंग कम बेस होते रहेंगे, अर्थात कहीं ज्यादा कहीं कम। तो सबसे ज्यादा अगर ध्वनि का चाल होता है वो ठोस में होता है, उसकी अपेक्षा ठोस की अपेक्षा द्रव में, और द्रव की अपेक्षा गैस में। मतलब सबसे कम अगर ध्वनि की चाल आपसे पूछा जाए तो गैस में होगा, ठीक है। और सबसे अधिक अगर ध्वनि की चाल पूछा जाए तो आपका ठोस में होता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि एल्यूमिनियम में पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम में कितना ध्वनि का चाल होता है। 64 एल्यूमिनियम जो होता है 6420 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गमन करता है, ठीक है। एल्यूमिनियम में सबसे अधिक मतलब स्पीड होता है ध्वनि का, ठीक है। एल्यूमिनियम में सबसे अधिक स्पीड होता है, लेकिन ऑप्शन में अब एल्यूमिनियम नहीं पूछा जाता है क्योंकि सब रट लिया है एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम सबको पता हो गया कि सबसे ज्यादा स्पीड होता है। इसीलिए एग्जामिनर जब बनाता है तो उस समय आपको क्या देगा, एक ठोस देगा, एक द्रव देगा, एक गैस देगा, अर्थात जल दे देगा, ठीक है, लकड़ी दे देगा, और उसके बाद है हाइड्रोजन दे देगा। अब इससे पता आपको चल गया होगा कि किस में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होगा। लकड़ी ठोस है, ठोस में सबसे अधिक होता है, आ गया ना समझ में। ठोस में सबसे ज्यादा होता है, कभी भी ठोस में सबसे अधिक आपको वेग मिले मतलब स्पीड मिलेगा या वेग मिलेगा ध्वनि का। उसके बाद आता है द्रव में, उसके बाद आता है आपको गैस में। तो गैस में वो कौन सा गैस है जिसमें सबसे अधिक वेग होता है, तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक वेग हाइड्रोजन में होता है। और हाइड्रोजन का वेग जो है 1500 नहीं 1200 सॉरी 1269 होगा। 1500 समथिंग तो आपका आ जाएगा समुद्री जल। समुद्री जल में 1533 आता है मीटर पर सेकेंड। वही आपका अगर हाइड्रोजन में पूछा जाता है तो 1269 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा सा ये बात भी ध्यान कर लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन आपसे पूछ सकता है। अभी तक हाइड्रोजन नहीं पूछा गया है, एल्यूमिनियम पूछ दिया गया है, क्योंकि जो चीज पूछा गया है उससे हट के पूछा जाता है, मॉडरेट करना होता है किसी भी एग्जामिनर को। तो ये ध्यान रखेंगे कि ध्वनि से आपको हाइड्रोजन का और समुद्री जल का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और समुद्री जल। अगर हम वायु में बात करें तो वायु गैस है, गैस में 332 मीटर पर सेकेंड इसका वेग है। तो वायु वाला भी याद रखें, हालांकि वायु वाला पूछा गया है लेकिन वायु वाला में कंफ्यूजन क्या कराएगा, उस समय आप एग्जाम में 332 पढ़ के गए हैं, उस समय एग्जाम में देगा 232 या 232 दे देगा, या देगा आपसे वो बोल देगा कि 323 दे देगा। इस तरह के ऑप्शन दे करके कंफ्यूज कराएगा। तो उस समय हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पूछा तो वही चीज है लेकिन ये ऑप्शन ऐसा बनाया है कि सब के सब। तो याद रखिएगा 332 तीन दो पढ़ के जाएंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 दो अगर 2 बार बोल लीजिए 100% की कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 दो इसका मतलब डबल 3 आएगा, 2 आएगा, आगे समझ में, तब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन 332 पढ़ के जाते हैं तो वहां पे 100% कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ध्वनि का वेग मैंने बता दिया आपको कि ध्वनि का वेग क्या होता है, ध्वनि का वेग कहाँ कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। अब हम बता दे रहे हैं कि कुछ पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग जो है ना किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रत्यास्थता हम आपको पढ़ाए हैं और घनत्व आपको पता होना चाहिए। तो घनत्व और प्रत्यास्थता पर डिपेंड करता है ध्वनि का वेग। किस पर डिपेंड करता है, जिसमें प्रत्यास्थता और घनत्व अधिक होगा उसमें वेग अधिक होंगे। अर्थात ध्वनि का वेग किस पर सीधा सीधा डिपेंड करता है, तो प्रत्यास्थता और घनत्व, ठीक है, इन पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है कि किस पर ध्वनि का वेग डिपेंड नहीं करेगा, अर्थात किस पर मतलब कम बेस नहीं हो सकता है, तो आवृत्ति पर कम बेस, आवृत्ति कम हो या ज्यादा हो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आवृत्ति नहीं बदलती है ध्वनि के वेग बदलने से, ठीक है, आवृत्ति पर डिपेंड नहीं। जब आवृत्ति नहीं बदलती इसका मतलब नहीं, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ध्यान रख लेंगे कि किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता। तो इसी से पूछा गया है एग्जाम में कि ध्वनि का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है या नहीं,
ठीक है, या किस घनत्व पर निर्भर करता है या नहीं, उसके बाद प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है या नहीं। तो ये इतना ही अब रहने देते हैं। ध्वनि चैप्टर हो गया है इन ध्वनि से, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं। हम अगली बार अब अगली चैप्टर को लेके आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश कर लें।